नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं सर आप लोगों का अपने चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं अपने साथ में कि विलयन की जो ग्राम प्रति किलोग्राम की सांद्रता होती है, ये कौन-कौन सी सांद्रताएँ हमारे पास में हैं और इसमें कितनी सांद्रताएँ हम लोगों के पास में बच्चों आने वाली हैं। इन सारी सांद्रताओं को हम लोग बेहतरीन तरीके से देख करके चलते हैं कि ग्राम प्रति किलोग्राम के अंतर्गत जो सांद्रता आने वाली है, इन सारी सांद्रताओं को हम लोगों को यहाँ पर देख करके चलना है कि कौन-कौन सी सांद्रता हमारे पास में हो सकती है बच्चों। अब यहाँ से आज की ये जो 2 सांद्रता हमारे पास में बच रही है, ये लास्ट सांद्रता होगी। इसके बाद में आप लोग कोई सांद्रता नहीं पढ़ने वाले हो। तो इसके बाद धकाधक विलेयता हम लोग पढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंत किनारे को एकदम लगाते हुए चलते हैं। चलिए डियर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारे पास में सांद्रता है बच्चों, ये ग्राम प्रति किलोग्राम की सांद्रता है। ध्यान में रखना इन चीजों को। आज की सांद्रता क्या है? ग्राम प्रति किलोग्राम वाली सांद्रता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्राम प्रति किलोग्राम की जो सांद्रता होती है बच्चों, ये कौन कितने टाइप की सांद्रता होती है? तो ग्राम प्रति किलोग्राम की सांद्रता डियर हमेशा 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? ग्राम प्रति किलोग्राम की जो सांद्रता होती है, ये 2 टाइप की सांद्रता होती है। अच्छा, पहली सांद्रता जो सर हमारे पास में होती है, हमने कहा मोललता होती है। कौन सी होती है? मोललता। और जो दूसरी सांद्रता होती है, ये हमारे पास में मोल प्रभाज होती है। दूसरी सांद्रता कौन सी होती है? मोल प्रभाज होती है। अब हमने कहा कि सर पहले डिस्कस किसको किया जाता है? इसका मतलब सर इसके मतलब क्या है? हमने कहा कि इसमें जो विलायक या विलयन होता है ना, किलोग्राम में तैयार होता है। इसमें जो विलयन तैयार होगा, वो किलोग्राम में तैयार होता है और इसमें जो विलयन तैयार होगा, वो भी किलोग्राम में तैयार होता है। ज्यादातर इसमें जो मात्रा ली जाती है, सॉलिड अवस्था में लिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो बाबू इसकी मोललता पहले हम निकालते हैं कि मोललता क्या होती है। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में ग्राम प्रति किलोग्राम की जो पहली सांद्रता होती है, वो क्या होती है। तो बच्चों पहला हम लोग यहाँ से लेकर के चल रहे हैं मोललता। बच्चों क्या चल रहा है? मोललता। कहें सर संकेत बता दीजिए। हमने कहा स्मॉल एम होता है। मोललता का संकेत क्या होगा? स्मॉल एम होता है। अब बताओ जब मोललता स्मॉल एम होती है, कह रहे कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोललता कहा जाता है। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का क्या कहा जाता है? मोललता कहा जाता है। लेकिन जो विलेय होना चाहिए वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या बराबर तो सबको बता करके रखा हूं ना, क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है। तो यहाँ से बच्चों हमको यही देकर के चलेगा। इसमें किसी चीज की दिक्कत परेशानी आप लोगों को सोचनी ही नहीं है, ना तो आपको किसी चीज की दिक्कत परेशानी करके सामना करना है। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, विलेय की मात्रा नहीं बोलना है बाबू, विलेय के मोलों की संख्या बोलना है। अगर विलेय की मात्रा बोल देते हैं तो वो द्रव्यमान परसेंट हो जाएगा। द्रव्यमान परसेंट के अंतर्गत आएगा अगर परसेंटेज भी लगा देंगे तो। अब यहाँ से हमारे पास में आएगा तो बाबू हमको क्या बोलेगा? 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान देके चलो, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। बच्चों यहाँ से क्या बोल रहा है? विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ से जो विलेय के मोलों की, यहाँ से हम लोगों को संख्या दे रहा है, इसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोललता कहा जाता है। ज्यादा इसमें दिक्कत मत झेलो। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता को व्यक्त करती है। अब बच्चों यहाँ से अगर मोललता बराबर फार्मूला लगाएंगे कि मोललता क्या होती है, तो यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या, बच्चों यहाँ देखिए चलो क्या आएगा? विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर मैं लगा दिया कि विलेय के मोलों की, यहाँ से हमारे पास में निकलेगा संख्या और बटे यहाँ से विलायक का आयतन। इस पर हमारे पास में क्या निकल के आएगा? विलायक और उसके बाद में का बच्चों आयतन निकलेगा। अब बताओ जो विलायक का आयतन दे रहा है, ये हमेशा किसमें होगा? किलोग्राम में होता है। किसमें आना चाहिए बच्चों? हमेशा किलोग्राम में आना चाहिए। एक तो फार्मूला आपका ये हो जाता है और यहीं से फार्मूला नंबर 1 होगा। अगर फार्मूला नंबर 2 निकालेंगे m बराबर, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब विलेय के मोलों की संख्या रख देंगे, इस पर होगा बच्चों भार बटे, यहाँ से विलेय का अणुभार गुणे 1 बटे विलायक का भार। अब बताओ यहाँ से विलायक का भार, लेकिन विलायक का भार भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। तो इनकेस फार्मूला नंबर आपके पास में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और यहीं से फार्मूला नंबर अगर 3 निकालेंगे तो m स्मॉल m दिया है मोललता, भार दिया है स्मॉल w। बच्चों अणुभार को भी स्मॉल m से ही लिखा जाता है, लेकिन जब ये वाला m आ गया है स्मॉल, तो हमको यहाँ पर दिक्कत होगी। इसको हम कैपिटल मान करके चलते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा? अणुभार होगा और गुणे 1 बटे विलायक का भार, मतलब क्या होगा? कैपिटल W। मेन फार्मूला हमारे पास में ये निकल के आया और जो मेन
डब्ल्यू होता है ये केजी में होना चाहिए। जब बच्चों ये हमारे पास में केजी होगा तब जाकर के हमारे पास में समझ में आएगा ये किलोग्राम है। तो विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की जो मोलों की संख्या होती है उसी को ही विलयन की क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। तो मोललता हमेशा किलोग्राम के सापेक्ष चलती है। मोललता हमेशा बच्चों कभी भी लिखा करो तो एक आदत में बना लो ब्रैकेट में केजी, कभी भी लिखा करो, कभी भी मोललता लिखो तो एक आदत में बना लो केजी बना लो, ठीक है, कि मतलब किलोग्राम के सापेक्ष चलती है क्या मोललता। बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बोलनी थी। जब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बोलोगे तो वो उसकी निकल आती है बच्चों क्या, मोलरता। लेकिन अगर मोललता निकालना है तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन के क्या कहा जाता है, मोललता, मोललता कहा जाता है। तो बच्चों ये हम लोग इसके साथ में क्या निकालेंगे, मोललता निकाल करके चलते हैं। ये इसका हमारे पास में बन गया है फार्मूला। फार्मूले को अच्छा खासा दिमाग में रख करके चलें क्योंकि इसके बाद केवल न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस इस पे होने वाली है और कुछ नहीं होगा। केवल और केवल तरह तरह के हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे कि कैसे चीजों को न्यूमेरिकल लगाना सीखा जा सकता है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन शानदार शानदार न्यूमेरिकल होगा। केवल विलयन से ही इसकी प्रैक्टिस हमारे पास में होगी, ठीक है। इसके बाद एक सांद्रता और बची है, बाकी जितनी वीडियो आपको मिलेगी न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस से संबंधित न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ये विलयन की हमारे पास में ये भी खत्म हो गया कि मोलरता। अब हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि अच्छा मोलरता और यहाँ से मोललता के बीच में संबंध को स्थापित कर लिया जाए क्या, कि दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसके बीच में थोड़ा सा अगर संबंध निकालेंगे तो यहाँ से विलायक का भार आएगा और विलेय का क्या होता है, भार आता है। मोल प्रभाज पढ़ करके तब एक हेडिंग बना लेते हैं कि मोललता और मोलरता में क्या होगा, संबंध क्या होता है, ये चीजें इतना देख करके चलेंगे। चलो बच्चों मोल प्रभाज पढ़ लेते हैं, फिर तो नंबर 2 है, फिर दोनों के मध्य में संबंध पढ़ लेंगे। चीजें ज्यादा देरी नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ से इसके बीच में अगर यहाँ से आएगा तो हमारे पास में क्या होगा, मोल प्रभाज। ध्यान से देखो बच्चों कि मोल प्रभाज की अगर सबसे बात करेगा कि मोल प्रभाज हमारे पास में क्या होता है, तो मोल प्रभाज किसकी संख्या को दर्शाता है। तो बाबू जो मोल प्रभाज होता है ज्यादातर ये हमको बताता है कि कितनी मात्रा में विलेय है और कितनी मात्रा में विलायक है, ये दोनों का पार्ट हमको बता देता है। बात समझ में आ रहा है, कह कि किसी विलयन में विलेय की संख्या कितना है, विलायक की संख्या कितना है, ये दोनों में हमको अंतर बता देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहा जाता है। ये दोनों के अलग अलग सापेक्ष बताता है हमको कि विलेय की मात्रा अलग, विलायक की मात्रा को अलग बता देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, तो हमको ये क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। पहली बात हमेशा देख करके चलना, अगर कभी भी आप लोगों को निकालना हो मोल प्रभाज, बच्चों ध्यान देना, अगर ये विलयन बना हुआ है, एक बात समझो पहले, अगर ये हमने कहा विलयन बना है, बाबू विलयन के अंतर्गत आप लोग क्या डालोगे, पानी भी डालोगे। अगर ये विलयन बना तो विलयन के अंतर्गत पानी भी डालोगे और विलयन के अंतर्गत आप लोग इसमें क्या डालोगे, चीनी डालोगे। अब बताओ चीनी डालोगे तो क्या बनेगा, विलेय है। ये ऐसा ही है सर, हमने कहा कि पानी डालोगे तो बच्चों ये क्या बनेगा, विलयन बनेगा। कहें ये भी सही है, क्या सर पानी और चीनी डालेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। हमने कहा बिल्कुल बनेगा, शरबत बनेगा। अब बताओ जो पानी यहाँ पर है तो पानी एक प्रकार का सॉरी विलायक है, कहाँ से विलयन है, ये पानी एक प्रकार का क्या होता है, विलायक होता है। अब बताओ जो पानी एक प्रकार का यहाँ से क्या है, विलायक है, तो विलायक में विलेय मिला है, क्योंकि कितना ग्राम विलेय है कितना ग्राम विलायक है, दोनों की अलग अलग संख्या बता दो, हम समझ जाएंगे कि तुमको क्या आता है, मोल प्रभाज निकाल लोगे। तो हमने कहा कि अगर कभी भी मोल प्रभाज निकाला जाता है तो इसकी मात्रा अलग बताएंगे, इसकी मात्रा क्या बताते हैं, अलग बताते हैं। वही होता है बच्चों हमारे पास में क्या, मोल प्रभाज होता है। हमने आपको एक प्रैक्टिस करवाया था, हमने कहा मान लो तुम 5 रोटी खाते हो, देखो ध्यान से, हमने कहा कि तुम कितनी रोटी खाते हो, 5। तुम्हारे पापा कितनी रोटी खाते हैं, कहें सर 10 खाते हैं। हमने कहा इस प्रकार घर में कई रोटी बनी होगी, कहें सर 15 रोटी। तो हमने कहा कि 15 में से तुमने कई रोटी खाया, कहें सर 5 रोटी खाए। जब तुमने 15 में से 5 रोटी खाया तो हमने कहा कि तुम्हारा जो हिस्सा आता है वो कितना आ जाता है, 15 3 45 और उसके बाद में 5 बचा, 15 3 45, 0.3 रोटी का आ रहा है तुम्हारी संख्या। तुम्हारी कितना आ रहा है, तुम्हारा जो वेट आ रहा है, ग्राम आ रहा है, तुम्हारा जो नंबर आ रहा है, तुम्हारा जो मोल प्रभाज आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो टोटल में से तुम्हारा हिस्सा कितना है, क्या सर 0.33% है। कहें तुम्हारे पापा का कितना है, हमने कहा कि 15 और ऊपर पापा 10 रोटी खाए, टोटल में से पापा ने 10 रोटी खाया और 10 रोटी यहाँ से पापा ने खाया, 5 दूनी 10, 5 3 कितना होगा 15, 3 6 कितना हो जाएगा बच्चों 18। पापा का 0 पॉइंट कितना होता है, 6 जा रहा है, इसका मतलब उनकी संख्या इतना आ रही है। तो मोल प्रभाज भी ऐसे ही निकाला जाता है। मोल प्रभाज टोटल में से जिसकी संख्या निकालना हो उसी की संख्या बताओ। अब पहली बात अब ध्यान से देख करके चलो, अगर कहीं आपको कोई देगा कि मोल प्रभाज क्या होता है, तो दूसरा पहले मैं बता दे रहा हूं कि जो आपको यहां से बोलेगा मोल प्रभाज, बच्चों आपको मोल प्रभाज कई कई लोग बताएंगे कि मोल प्रभाज का संकेत कितना होता है। तो मोल प्रभाज को 2 प्रकार से सांकेतिक किया जाता है। एक तो कई कई लोग एक्स बना देते हैं लेकिन इसे काई कहा जाता है, या तो इसी को क्या बना देते हैं, एक्स ऐसा बना देंगे तो ये हमारे पास में बच्चों क्या कहलाएगा,
काई कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? काई कहते हैं। तो ये हमारे पास में काई होता है, कैपिटल होगा ये स्मॉल होता है, ठीक है? तो इसे एक्स हालांकि बोल करके चलेंगे, मेरी काई बोलने की आदत नहीं है तो एक्स ही बोल करके चलेंगे, ठीक है? इससे तुमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बता दे रहा हूँ तो जानते रहना। अब अगर मोल प्रभाज बराबर निकालेगा तो यहाँ से एक्स बराबर क्या होगा? अगर विलेय का मोल प्रभाज निकाल करके चलेंगे, किसका निकालेंगे? विलेय का। तो ऊपर हमें लिखना होगा यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या, देखो एन है बाबू मोलों की संख्या और ये है विलेय, विलेय के मोलों की संख्या और बटे यहाँ पर हमको निकालना होगा, फिर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या और प्लस यहाँ से निकालना पड़ेगा विलायक के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलायक के मोलों की संख्या। इसका मतलब दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ करके मान निकाला जाएगा। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, ध्यान से देख करके चलो, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या होगा? विलायक निकल जाएगा। अलग अलग दोनों का मान निकलता है, इकट्ठा कभी नहीं निकलेगा। तो एन यहाँ से क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या और बटे यहाँ से क्या होता है? एन का मतलब बच्चों होता है, यहाँ से क्या होगा? विलायक लिखेंगे और प्लस यहाँ से क्या लिख करके चलते हैं? विलेय लिख करके चलते हैं। अच्छा आगे पीछे इधर चाहे जो कर्म करो, नीचे तो बनेगा विलियन ही। तो मोल प्रभाज होता क्या है? मोल प्रभाज होता क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहा जाता है, उस कारक का मोल प्रभाज कहा जाता है। तो मोल प्रभाज एक मात्रा को बताता है कि कितनी मात्रा में विलेय है, कितनी मात्रा में क्या है? विलायक है। तो हमने कहा कि अगर मोल प्रभाज हमें निकाल करके चलना है तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर यहीं से इसी का तीसरा फार्मूला बना देंगे तो तीसरे फार्मूले में हमको यहाँ से क्या देगा? किसका हमें मोल प्रभाज निकालना है? तो हमने कहा कि विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। तो यहीं से आप लोग ये भी तो कर सकते हो ना, एन के वो जगह ऊपर क्या कर सकते हो? विलेय। अब बताओ विलेय और विलायक को मिलाने पे दोनों को क्या बनता है? विलयन। तो यहाँ से हम लोग लिख के चल सकते हैं विलयन के मोलों की संख्या। नीचे क्या लिखा है? विलयन के मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज बाबू जिसका आपको निकालना होता है, ध्यान देना, जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा, किसी विलयन के मोलों की संख्या तथा उस अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहा जाता है, जिसका हम लोग निकालना चाहते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज अलग निकलेगा, विलायक का मोल प्रभाज क्या निकलता है? अलग निकलता है। बोलो इतनी बात बाबू समझ में आ रही है? जब तक मोलों की संख्या नहीं पता होगी तब तक कभी भी मोल प्रभाज नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? तो बाबू यहां से देगा कि मोलों की संख्या। अब हमने कहा कि यहां से जो हमको दे रहा है मोलों की संख्या बराबर ये होगा विलेय का भार बटे यहां से क्या होता है? अणु भार होता है। इतना निकाल के चलेंगे। मोलों की संख्या का संकेत होता है एन, यहां से क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू अपान क्या होगा? एम। ये होता है हमारे पास में मोलों की संख्या। इसे भी हमें निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक मोल प्रभाज नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा कैसे बताएं सर? मोल प्रभाज की परिभाषा हमें समझ में नहीं आया। किसी विलयन के मोलों की संख्या तथा उस अवयव के मोलों की संख्या जिसका हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है, किसी उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। उस अवयव के मोलों की संख्या जिसका निकालना है, उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहा जाता है। इसे काई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैं क्या बोलता हूँ? एक्स बोलता हूँ। तो आपको समझ के चलना पड़ेगा। आज की सांद्रता ये खत्म हुई है। अब कल की क्लास जो आने वाली है वो मात्रक पर आती। अभी एक का भी मात्रक बताया क्या? और जब तक मात्रक नहीं पढ़ेंगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो कल न्यूमेरिकल्स के साथ में मात्रक पढ़ते हुए चलते हैं। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसमें ज्यादा हंसी मजाक नहीं हो सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक होते हैं। चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड बाय। अपना प्यार दुलार बना करके रखें, महिलाओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, बच्चों छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय